स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। आप हमारे साथ जुड़े हैं रोड टू डब्ल्यूटीसी फाइनल के फिफ्थ एपिसोड में। फिफ्थ एपिसोड यानी फिफ्थ सीरीज जो थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ। उस सीरीज में उससे पहले हुए थे ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज। वो बराबरी पर छूटे थे क्योंकि हम टी20 सीरीज जीते थे और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। लेकिन सबसे मेन थी बात टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसके 120 पॉइंट डिसाइड करने वाले थे कि इंडिया क्या फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं। और जो पिछले दो टेस्ट मैच हम हार चुके थे न्यूजीलैंड के साथ, उसके वजह से थोड़ा और ज्यादा प्रेशर बन गया था। लेकिन तब मुश्किलें आई जब रोहित शर्मा नहीं थे पहले दो टेस्ट मैच, और ईशांत शर्मा जो कि प्रीमियम फास्ट बॉलर थे इंडिया के अवे में, वो नहीं थे चारों के चारों टेस्ट। तो पहले से ही झटका तो लग ही चुका था। लेकिन सबसे मेन बात तो ये थी कि जब हम पिछले बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे 2018-19 में, तब हमने उनको हराया था। लेकिन तब कुछ क्रिटिक्स कर रहे थे उनके पास स्मिथ और वार्नर नहीं थे। लेकिन इस बार जब स्मिथ और वार्नर आ चुके थे, अगर इस बार हमने उनको हरा दिया तो हमारी बादशाहत कायम हो जानी थी। क्योंकि 18-19 में तो हरा ही दिया था, लेकिन तब स्मिथ और वार्नर की कमी थी ऐसा बोल रहे थे। लेकिन इस बार अगर हरा दिया, टेस्ट में तो हम फर्स्ट है ही, लेकिन एक बादशाहत का दौर जो इंडिया का था वो आ सकता था। वो पूरा निर्भर करता था ये टेस्ट पर। और जानते हैं क्या हुआ इस चार टेस्ट मैचेस में, और कैसे ये टेस्ट सीरीज बनी द अल्टीमेट टेस्ट सीरीज। जी हाँ। ये जो सीरीज देखिए, हमने 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया था। हालांकि ये बातें थी कि स्मिथ और वॉर्नर नहीं थे, पर ये मुश्किल बात नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। हालांकि वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, पर जो सबसे बड़ी बात थी इस टेस्ट सीरीज की, वो थी कि हमारे जो मेन प्लेयर्स थे, मतलब मेन मतलब जो हमारे प्रीमियर प्लेयर्स बोल सकते हैं हम, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ईशांत शर्मा नहीं थे, बुमराह नहीं थे, शमी चले गए थे फर्स्ट टेस्ट के बाद। तो हमने हमारे जो बाकी की जो प्लेयर्स थे उनके साथ ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से हराया, और हमने वो जज्बा दिखाया लड़ने का। हमने कभी भी गिव अप नहीं किया। और इसी वजह से जब हम ये सीरीज जीते, या हमने जो थर्ड टेस्ट जब ड्रॉ भी किया था, तो ये जो सीरीज थी, इसने पूरी तरीके से इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया था। हालांकि जो फर्स्ट टेस्ट में हुआ, हम जब 36 ऑल आउट हो गए थे, वहां पे कहा जा रहा था कि यहाँ से अब इंडियन क्रिकेट का दौर चेंज होगा। पर लोगों का कहना था कि अब इंडियन क्रिकेट शायद नीचे जाएगा। पर सीरीज खत्म होने के बाद हमें ये पता चल चुका था कि अब इंडियन क्रिकेट का जो स्तर है वो ऊपर ही जाने वाला है। तो अब हम देखते हैं और कि और जिस तरह से विराट कोहली पैटर्निटी लीव लेने वाले थे, तब तो ये और ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और सब तो कह रहे थे कि इंडिया 4-0 से हारने वाला है। जी, लेकिन आइए देखते हैं क्या हुआ इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज में। जी हाँ। तो जो फर्स्ट टेस्ट था वो डे नाइट टेस्ट मैच था, जो कि खेला जाने वाला था एडिलेड के ग्राउंड पे। 17 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में ये खेला गया, और ये खेल सिर्फ 3 ही दिन चल पाया। पहले बैटिंग थी इंडिया की। इंडिया ने बैटिंग करते हुए 244 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर थे 74 रन के साथ। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने भी अच्छी पारी खेली। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है बैटिंग करने। ऑस्ट्रेलिया स्कोर बनाता है 191 का। इसका मतलब अब इंडिया के पास 53 रन की लीड थी। इंडिया के बॉलिंग लाइनअप में उमेश यादव 3 विकेट लेते हैं, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट लेते हैं, और रविचंद्र अश्विन 4 विकेट लेते हैं। इसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब इंडिया इस टेस्ट में काफी आगे है, और ये टेस्ट मैच जो है वो लगभग हमारी मुट्ठी में है। अब 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका था। तीसरे दिन इंडिया को बैटिंग करने आना था। इंडिया सुबह बैटिंग करने आता है, और फिर पहली स्टेशन में इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। इंडिया एक के बाद एक इंडिया के विकेट जाते रहते हैं, बल्लेबाज आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, और इंडिया अपने हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर बनाता है, जो था 36। कोई भी प्लेयर डबल डिजिट का आंकड़ा नहीं छू पाता है। और यहाँ जॉश हेजलवुड 5 विकेट लेते हैं, और पैट कमिंस 4 विकेट लेते हैं। अब
जो ऑस्ट्रेलिया थी उनको चाहिए थे सिर्फ 93 रन जीत हासिल करने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट के साथ बड़ी आसानी से ये मैच जीत लेता है। तो इसके बाद हम सभी का ये मानना रहता है कि अब इंडियन क्रिकेट का जो स्तर है वो नीचे जाएगा, और बहुत ही निंदा होती है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप की कि किस तरीके से वो 36 ऑल आउट हो गई। इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया के नाम करने में 2-3 प्लेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम था उनकी कप्तान टिम पेन का। जब ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स थी तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग कोलैप्स हो गया था, पर उसके बाद नीचे टिम पेन आते हैं और वो बढ़िया नॉट आउट 73 रन बनाते हैं, जिसके बाद एक थोड़ा सा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ गेन होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 191 रन बना पाता है, और अगर टीम पेन वो पारी नहीं खेलते तो हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया 140 से 150 रनों में ऑल आउट हो जाता। और फिर जब इंडिया सेकंड इनिंग में खेलने आता है तो फिर पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड दोनों ही अपने दम पे इंडिया की बैटिंग लाइनअप को कोलैप्स कर देते हैं, और इस टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच चुने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का कप्तान टिम पेन। जी हाँ, और जैसा कि इंडिया फर्स्ट इनिंग में खेली, वो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही थी, और विराट कोहली को जब रन आउट हुए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। ऐसा लग रहा था कि जो 2 साल का सूखा है टेस्ट सेंचुरी का उनके, वो खत्म होने ही वाला था, कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से वो रन आउट हो गए। और उसके बाद जो इंडियन बैटिंग थी वो लड़खड़ा गई थोड़ी, लेकिन फिर भी 53 रन की लीड कम नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 191 पे ऑल आउट हो चुकी थी। सेकंड इनिंग में 200 से 250 के बीच अगर रन भी बना लेता तो भी अच्छा चांस था इंडिया के पास वो मैच जीतने का। लेकिन जो हुआ, 36 पे इंडिया ऑल आउट हो गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बात ये थी कि सबने होप छोड़ दी थी, और यहाँ तक के कहने लगे थे कि अब तो विराट कोहली भी गए, अब क्या बचा है, अब तो 4-0 से ही इंडिया हारने ही वाली है। लेकिन तब राइज हुआ इंडिया के वाइस कैप्टन, जो बाद में कैप्टन बने थे, अजिंक्य रहाणे का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अब पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला था, और इस टेस्ट मैच से इंडिया की जो कहानी थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। पहले टेस्ट मैच के बाद सभी को पता था कि विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेल के इंडिया वापस लौटने वाले हैं, और पहला टेस्ट खत्म होते होते जो इंडियन फास्ट बॉलर है मोहम्मद शमी, वो भी इंजर्ड हो चुके थे। इसका मतलब अब वो भी आगे की सीरीज का हिस्सा नहीं होने वाले थे। रोहित शर्मा इंडिया को थर्ड टेस्ट से ज्वाइन करने वाले थे। इसका मतलब जो इंडिया के 2-3 प्रीमियम प्रीमियम प्लेयर्स थे वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो कप्तान थे, अब उनकी कमी हमें जरूर कहीं ना कहीं खलने वाली थी, पर अब कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई इंडिया के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड किस तरीके से चला। तो ये टेस्ट मैच खेला गया 26 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच मेलबर्न के गांव में। सबसे पहले बैटिंग करने आता है ऑस्ट्रेलिया, और वो बनाता है सिर्फ 195 रन, जिसमें लबुशेन बनाते हैं 48 रन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी वो अभी तक, चाहे हम फर्स्ट टेस्ट मैच में देखें या फिर सेकंड टेस्ट मैच में देखें, तो उनकी बैटिंग कुछ इतनी खास नहीं थी। पर क्योंकि इंडिया का सिर्फ एक सेशन खराब हो गया था फर्स्ट टेस्ट मैच में, इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट मैच में पूरी जगह डोमिनेट किया था, और उनका सिर्फ जो एक सेशन खराब हो गया था उसकी वजह से वो मैच उनके हाथ से चले गया। सेकंड टेस्ट की भी शुरुआत हुई, पर यहाँ पे माना जाता है जो साइकोलॉजिकल गलती थी वो ऑस्ट्रेलिया कर चुका था, क्योंकि अब इंडिया 36 ऑल आउट होके आ रहा था। तो अब इंडियन बैट्समैन के दिमाग में जो मेंटल स्कार थे 36 ऑल आउट होने के, तो ऑस्ट्रेलिया ये कर सकता था कि उन्हें डबल से फिर से बैटिंग पे उतारते, ताकि जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है उसकी वजह से डबल से हो सकता था कि इंडियन बैटिंग कोलैप्स हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग चुनी। इस टेस्ट मैच में एज वेल एज 4 चेंजेस किए थे इंडिया ने। जी।
तो फिर रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत आए थे। शुभमन गिल को मौका मिला था पृथ्वी शॉ की जगह। विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी और जडेजा को भी ऐड कर लिया गया था। जी हाँ, तो जो कहा जाता था कि ये जो साइकोलॉजी का गलती की ऑस्ट्रेलिया ने, फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया और ऑस्ट्रेलिया 195 पे ऑल आउट हो गया। फिर इंडिया बैटिंग करने आता है और इंडिया की तरफ से शुभमन गिल 45 रन की अच्छी पारी खेलते हैं। अजिंक्य रहाणे सेंचुरी बनाते हैं। नीचे रविंद्र जडेजा के 57 रन बनाते हैं और इसी के साथ इंडिया का टोटल पहुंच जाता है 326। इसका मतलब है इंडिया के पास 131 रन की बहुत बड़ी बढ़त थी। अब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आता है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 200 रन पे ऑल आउट हो जाता है और इंडिया को टारगेट मिलता है 70 रन का, जिसको इंडिया 16 ओवर के अंदर अंदर टारगेट चेज करके दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर लेता है। और इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जाता है अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट सेंचुरी बनाई और जो सभी का जो कहना था कि अब इंडिया का क्या होगा इस टेस्ट सीरीज में, उन सबको उन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया और इंडिया को ये टेस्ट मैच जीता दिया। जी हाँ, और जैसे कि अजिंक्य रहाणे के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। मैं तो मानता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम की वो स्तंभ है। जैसे ही विराट कोहली गए तब ऐसा हो चुका था कि कौन संभालेगा टीम को। तब अजिंक्य रहाणे आगे आए और जिस तरह उन्होंने टीम को संभाला और जो सेंचुरी लगाई थी वो बहुत ही बढ़िया थी। और जडेजा ने भी उनका बहुत बढ़िया से साथ दिया, 50 मारी। ऊपर गिल ने भी रन मारे। तो मिलजुल कर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था और बॉलिंग भी बहुत बढ़िया थी। जी हाँ, तो अभी जो और जिस सीरीज थी। तरह से जी। डेब्यूटेंट सिराज भी आए थे इस मैच में, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी इस मैच में। जी हाँ, सिराज का भी डेब्यू इसी मैच में हुआ था और सिराज को देख के इस तरीके से हमें लग रहा था कि ये जो प्लेयर है इसने पहले ही बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, क्योंकि वो इस तरीके से इतने एग्रेशन के साथ इतनी बढ़िया तरीके से वो लाइन में बॉलिंग कर रहे थे, जिसने सबको मुंह में डाल दिया। तो देखिए अब सीरीज जो थी। जी हाँ, और आपको आपको मैच याद होगा आईपीएल का, कोलकाता के साथ, जिन उन्होंने 2 मेडन ओवर भी डाले थे और विकेट भी लिए थे फ्रंट में। 3-4 विकेट लिए थे। वो तो था ही, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया था वो ज्यादातर लोग देखते नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो नहीं करते। लेकिन जब आईपीएल में उन्होंने अच्छा किया तो लोगों को लगा सिर्फ एक मैच की बलबूते उनको टीम में जगह मिली है, लेकिन उसके पीछे का था वो था डोमेस्टिक का उनका परफॉर्मेंस। जी हाँ, तो अब जो सीरीज थी वो 1-1 की बराबरी पे हो गई। इंडिया ने फर्स्ट मैच में बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस देके सेकंड टेस्ट मैच में बहुत ही बढ़िया कमबैक किया। पर अब जो असली कहानी स्टार्ट होती है, जिसे बताने में आज से 5-10 साल बाद हम सभी को गर्व होगा, कि जब हम किसी दूसरे को जिसने ये टेस्ट सीरीज देखी नहीं होगी उसको हम बताएंगे कि किस तरीके से अगले 2 टेस्ट मैचों का खेल चला था। तो अब शुरुआत होती है उस कहानी की। जो तीसरा टेस्ट मैच था वो खेला जाना था सिडनी में, जो कि खेला गया 7 जनवरी से लेके 11 जनवरी के बीच। पहली बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। ऊपर से विल फुकॉस्की ने 62 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 131 की पारी खेली। मार्नस रेबुशेन ने 91 रन बनाए और इसी के साथ उनका टोटल हो गया था 338। अब इंडिया बैटिंग करने आता है। इंडिया की तरफ से ठीक ठाक स्टार्ट मिलती है रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा। शुभमन गिल अपनी 50 बनाते हैं, चेतेश्वर पुजारा 50 बनाते हैं। फिर भी और कोई इतना बढ़िया तरीके से बैटिंग नहीं कर पाता, फिर भी ठीक ठाक स्कोर तक इंडिया पहुंच जाता है जो था 244। पर वो कभी भी काफी नहीं रहता था। और अब ऑस्ट्रेलिया के पास 94 रन की लीड थी। अब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आता है और वो 312 फॉर 6 पे डिक्लेयर कर देता है। इसका मतलब अब इंडिया को चाहिए थे 407 रन। सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिर से माइनस रेबुशेन 73 रन की पारी खेलते हैं। स्टीव स्मिथ 81 बनाते हैं।
कैमरन ग्रीन 84 बनाते हैं। और अब इंडिया को चाहिए थे चौथी इनिंग में 407 रन ये मैच को जीतने के लिए। और देखिए चौथी इनिंग्स में 407 रन बनाना, और जिसमें से आखिरी दिन हमें 320 या 330 के आसपास कुछ रन की जरूरत थी जीतने के लिए। और कभी भी ऐसा माना नहीं जाता था कि चौथे दिन इतना स्कोर बन सकता है। पर जब चौथी इनिंग में इंडिया की बैट्समैन उतरे खेलने, तो कभी भी उन्होंने ये इंटेंट नहीं दिखाया कि अब उन्हें ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने जाना है। उनका जो एकमात्र इंटेंट था कि वो सिर्फ रन स्कोर करने का देख रहे थे। अभी उनके दिमाग में ये नहीं था कि उन्हें जीतना है, ये मैच ड्रॉ कराना है। पर जो एक बात उनके दिमाग में थी, जो कि सबसे ज्यादा असरदार रही, वो थी कि इंटेंट, रन बनाने का इंटेंट। रोहित शर्मा और शुभमन गिल फिर से अच्छी स्टार्ट देते हैं। रोहित शर्मा 50 बनाते हैं, चेतेश्वर पुजारा 77 बनाते हैं, और ऋषभ पंत आके 97 बनाते हैं। वो अपनी सेंचुरी मिस करते थे, पर वो बहुत ही बढ़िया पारी खेलते थे, जिससे जो पूरा मोमेंटम रहता है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इंडिया को ड्रॉ करवाने के लिए लगभग 30 ओवर के आसपास खेलना था। हालांकि उन्हें रन बहुत ज्यादा चाहिए थे, पर अब क्रीज पे थे हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन। हनुमा विहारी जिनका हैमस्ट्रिंग फट गया था, फिर वो बैटिंग करने आते हैं, और वो रन नहीं भागते, वो सिर्फ बॉल खेलते हैं, खेलते रहते हैं। रविचंद्र अश्विन जिनकी बैक में बहुत ही ज्यादा पेन था, जिसके कारण वो चल भी नहीं सकते थे, वो बैटिंग करने आते हैं और सिर्फ वहां पे लगे रहते हैं दोनों। कभी कंधे पे चोट लगती है, कभी बाउंसर हेलमेट पे लगती है, पर दोनों टिके रहते हैं, और दोनों 250 से ज्यादा बॉलें खेल जाती है। हनुमान विहारी सिर्फ 23 रन बनाते हैं, और वो 161 बॉलों का सामना करते हैं। और रविचंद्र अश्विन 13 रन बनाते हैं, और वो 128 बॉलों का सामना करते हैं। जो स्कोर कार्ड है वो हमें ये बयान नहीं करते कि टेस्ट मैच किस तरीके से गया, पर जब हम उसकी हाईलाइट देखेंगे, उसका रिव्यू रिव्यू मैचेस देखेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि कितना जिगरा दिखाया था इंडियन बैट्समैन ने इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए। जी हाँ। और इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा आ गए थे वापस, और गिल ऊपर तो थे ही, लेकिन जो चौथे दिन लास्ट दिन हुआ, 407 रन जब इंडिया चेस कर रहा था, तब एक जो बात होती है इंटेंट की, वो इंडिया ने दिखाया। क्योंकि विराट कोहली ने जब से कैप्टनशिप अपनी शुरू की, उसी मैच से उन्होंने कह दिया था कि हम कुछ भी रहे जीत के लिए जरूर जाएंगे। और ये मतलब था भी ऐसा मौका कि इंडिया जीत सकता था, भले ही 407 रन ज्यादा बने हो, लेकिन जब ऋषभ पंत आए और उनकी जो पारी थी, उन्होंने पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया। और इंडिया ने तो कहा था कि अगर ऋषभ पंत अगर वहां होते तो इंडिया शायद वो मैच जीत भी सकता था। इस मैच में जो सबसे बढ़िया बात थी, वो थी अश्विन और विहारी ने जो लास्ट में किया। इतने चोटिल होने के बावजूद वो टिके रहे, डटे रहे और डिफेंस करते रहे। क्योंकि तब मौका नहीं था कि इंडिया तब जीत पाए, क्योंकि हनुमा विहारी इंजर्ड थे, अश्विन इंजर्ड थे। लेकिन सबसे बढ़िया बात थी कि वो टिके रहे, डटे रहे और डिफेंस करते रहे। लेकिन जो बाहर बैठे थे रविंद्र जडेजा, उनके थंब को लगा था, फिर भी वो तैयार थे, मतलब पैड वगैरह पहन के हमने देखा उनको, वो तैयार थे उतरने के लिए। उनको इतना दर्द था, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेंटली टफ है इंडिया की टीम। और ये जो इंटेंट की बात हम कर रहे हैं, वो विराट कोहली से आया है। मतलब तब से जो उन्होंने टीम बिल्ड की है, और सबका ऐसा चेंज हो गया है कि हम जाएंगे तो जीत के लिए जाएंगे। और तब भी इंडिया जीत के लिए गई, और हो सकता था कि हम वो मैच जीत भी जाए अगर ऋषभ पंत आउट ना होते। जी हाँ। और उसी मैच में रोहित शर्मा की तो वापसी हो ही चुकी थी, और जो इंडिया की बॉलिंग थी वो भी बढ़िया थी उस मैच। लेकिन पहले दो मैच जब स्मिथ नहीं चले, लेकिन इस मैच में तो उनको चलना ही था, तो उन्होंने सेंचुरी तो मारी, लेकिन तब काम में आए जडेजा का थ्रो। उनको कोई आउट नहीं कर पाया, लेकिन जडेजा ने जो थ्रो मारा उससे वो आउट हो गए। लेकिन इसके बाद तो जडेजा जडेजा भी जाने वाले थे, और बुमराह तो थे ही नहीं लास्ट मैच में। तो क्या होगा, इंडिया क्या ये सीरीज जीत पाएगी? अब तो सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी।
जी हाँ, पर अभी देखिए, अभी हम बताने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमसे मिस हो जा रही है, क्योंकि वो टाइम पे इतनी ज्यादा चीजें चली थी कि मतलब उसका कोई काउंट ही नहीं है। उस टेस्ट मैच में रेशियल अब्यूज भी किया गया था मोहम्मद सिराज को। उस टेस्ट जी मैच में हमारे 3-4 प्लेयर, जिसमें ऋषभ पंत को, जो उनका एल्बो था, उसमें इंजरी थी। फर्स्ट फर्स्ट इनिंग में उन्हें इंजरी हो गई थी। और सब मतलब ये सवाल था, सेकंड इनिंग में वो खेल पाएंगे कि नहीं। जो अश्विन था, उनकी बैक में इंजरी थी। हनुमा विहारी का खेलते खेलते हैमस्ट्रिंग फट गया था, फिर भी वो टिके रहे। रविंद्र जडेजा जो थे, उनका जो थंब था वो डिसलोकेट हो गया था, फिर भी, हालांकि रविंद्र जडेजा को ग्राउंड के अंदर आना नहीं पड़ा बैटिंग करने, पर जो विजुअल्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम में से, हम क्लियरली ये देख पा रहे थे कि रविंद्र जडेजा पैड पैड पहन के रेडी थे कि अगर बैटिंग करने को मतलब ऐसा मौका आया कि उन्हें बैटिंग करने जाना पड़ा तो वो जरूर जाएंगे, क्योंकि सबको पता चल गया था जी हाँ। कि अब ये और टेस्ट मैच के बाद हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा दोनों अवेलेबल नहीं रहने वाले, क्योंकि वो इंजरी इतनी खतरनाक। हाँ, और इसी मैच में मतलब इंडिया का ऐसा कह सकते हैं, जब ऋषभ पंत इंजर्ड हो चुके थे तो उनके जगह आए थे एज ए कीपर विद्यमान शाह। उन्होंने बहुत बढ़िया कीपिंग की तब, और कैचेस भी पकड़े, और जब बैटिंग की बात आई तब ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया खेला। तो ऐसा कह सकते हैं दोनों का लाभ इंडिया को तब मिला। जी हाँ। और फिर बाद में जो एक और बात थी कि देखिए, जो बात कही जाती है कि इंडिया ऋषभ पंत, ठीक है ऋषभ पंत आउट हो गए, पर इंडिया उसके बाद भी जीत सकता था, क्योंकि जो नेट रन मतलब रन रेट चाहिए था वो इतना कुछ ज्यादा नहीं था। पर हमें उस टाइम पे सिचुएशन भी देखनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि हनुमा विहारी तो भाग नहीं सकते थे। टेस्ट मैच में इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सिंगल डबल भी देते रहे, पर क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग फट गया था तो वो बिल्कुल भी भाग नहीं सकते थे। अश्विन की बैक में इंजरी थी। रविंद्र जडेजा जो आने वाले बैट्समैन थे, उनका थंब डिसलोकेट हो गया था। इसका मतलब वो ज्यादा लंबे समय तक वो भी खेल नहीं पाते थे। और उसके बाद इंडिया की बॉलर्स आ जाते थे बैटिंग करने। तो अगर इंडिया समझो वो मैच, अगर ऋषभ पंत आउट होने के बाद अगर वो ऐसा सोचता कि हम ये मैच जीतने जाएंगे, तो हो सकता था कि ये मैच वो हार जाए, क्योंकि जब तक ये ऋषभ पंत थे तो ऋषभ पंत मारते रहे, रन बनाते रह रहे थे, तो एक होप थी कि जीत सकते थे। पर किसी को ये तक नहीं लगा था कि ये मैच ड्रॉ हो पाएगा। पर वो जो ड्रॉ थी ना, वो बड़ी बड़ी जो हमने जीत हासिल की है, उससे भी कई गुना ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी ड्रॉ थी। जी हाँ। और वो दोनों ने ऑलमोस्ट 50 ओवर खेल चुके थे वो दोनों, और डटे हुए थे तब भी लास्ट तक। जी। तो थर्ड टेस्ट मैच में ऐसा होता है, हमने जैसे बताया कि हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा दोनों अगले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल बिल्कुल थे ही नहीं। और जो रविचंद्र अश्विन थे, वो भी बैक इंजरी के कारण अब प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके थे। तो अब आता है चौथा टेस्ट मैच, जो कि खेला जाने वाला था गाबा के ग्राउंड में। 32 सालों तक, इससे पहले, ये टेस्ट मैच से पहले 32 सालों तक ऑस्ट्रेलिया को गाबा में कोई भी टीम हरा नहीं पाई थी। और इनका उनको एक बहुत ही प्राइड था कि 32 सालों तक वो अनबीटन थे गाबा के ग्राउंड में। थर्ड टेस्ट मैच जब चल रहा था, और तो जो और ये, आपको वो बात याद होगी जब अश्विन के साथ टीम पेन की गर्मा गर्मी हुई थी। जी तो टीम पेन कहते गाबा में दिखा था वो कर, मतलब। तो जी तब अश्विन ने कहा था आप इंडिया तो आई, आपका मतलब पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा इंडिया आने के बाद। लेकिन वो तो था ही, लेकिन जिस तरह से अगले मैच में जो हुआ वो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित तो था ही, और बहुत ही मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते ऐसा मोमेंट था इंडियन टीम के लिए। जी हाँ। तो जो थर्ड टेस्ट मैच जो ड्रॉ कराने के बाद इंडिया के प्लेयर्स में जो कॉन्फिडेंस था, कि जो उनके पास जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, उसको और ज्यादा बूस्टअप मिल गया था, क्योंकि उन्होंने उसी इंटेंट के साथ वो थर्ड टेस्ट मैच खेले थे, और उन्हें उसका जो फल था वो मिला था। और वो ही कैरी ऑन उन्होंने फोर्थ टेस्ट मैच में किया। फोर्थ टेस्ट मैच गाबा में खेला जाने वाला था, ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन में जो स्थित है, जो स्टेडियम, ये खेला गया 25 जनवरी से 19 जनवरी के बीच। ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग थी। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है, और यहाँ पे मार्नस लेबुशैन 108 रन की बहुत ही बड़ी पारी खेलती है। उनके कप्तान टीम पे 50 बनाते हैं। मैथ्यू वेड और कैमरन गेन
40 प्लस की इनिंग्स खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया स्कोर बना देता है 369। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट मैच था, ये टेस्ट मैच में जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप थी, जो उनके जो 5 मेन बॉलर्स थे, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। पहले थे वॉशिंगटन सुंदर जो कि स्पिनर थे, और 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे इंडिया ने, जिसमें से एक थे मोहम्मद सिराज, दूसरे थे नटराजन, तीसरे थे शार्दुल ठाकुर, चौथे थे नवदीप सैनी। तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज जो थे वो अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, नटराजन अपना डेब्यू कर रहे थे, शार्दुल ठाकुर अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, पर पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शायद बॉलिंग नहीं की थी। और जो नवदीप सैनी थे, शायद उनका भी डेब्यू था ना, डेब्यू या दूसरा मैच होगा, मतलब 2 या 3 वो भी मैच से मतलब ज्यादा वो बहुत। नहीं खेले थे। जी जी हाँ। हाँ, और दूसरी शायद तरफ, तब से तब तब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो सिराज के पास था तब। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉलिंग लाइनअप ही चेंज हो गई थी। और जो नटराजन के स्पेशलिस्ट एज अ T20 और वनडे के लिए लाए थे, उनको भी टेस्ट में जगह मिल गई। मतलब ढूंढना पड़ रहा था कि इंडिया को कौन से प्लेयर को लेना है। और लेकिन तब एक बात जो हुई थी वॉशिंगटन सुंदर के साथ, मतलब लोगों का कहना था कि कुलदीप यादव को लेना चाहिए। लेकिन हमें बाद में पता चल गया कि क्यों वॉशिंगटन सुंदर को लिया गया था। जी हाँ, और वॉशिंगटन सुंदर एज अ नेट बॉलर इंडियन टीम के साथ आए थे। वो एज अ नेट बॉलर आए थे और उन्हें कुलदीप यादव से पहले चांस मिल गया था टेस्ट मैच खेलने का ऑस्ट्रेलिया में। तो और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक थी, उसमें बड़े बड़े नाम थे। मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन लॉयन, सबके पास भर भर के एक्सपीरियंस था। और इंडिया के पास जो उनके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर थे, वो थे वो थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद जिन्होंने सिंह। जो अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि जो चौथा टेस्ट मैच है, उसमें किस तरीके से हुआ। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया 369 रन बना गया था। अब इंडिया बैटिंग करने आता है। इंडिया की तरफ से ऊपर से रोहित शर्मा के 44 रन आते हैं, मयंक अग्रवाल ठीक ठाक 38 बनाते हैं, अजिंक्य रहाणे 37 बनाते हैं। पर जो एक सबसे बहुत बड़ी बात थी जिसने इंडिया को और कॉन्फिडेंस दिया, और जो उनका जो थर्ड टेस्ट मैच में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, वो हमें फोर्थ टेस्ट मैच में भी दिखाई दिया। वो था कि जो वॉशिंगटन सुंदर है और जो शार्दुल ठाकुर है, इन दोनों के बीच एक 100+ रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने 62 रन बनाए थे और शार्दुल ठाकुर ने 67 रन बनाए थे। इन दोनों की पारी की बदौलत इंडिया का जो स्कोर था वो 336 रन पे पहुंच गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 33 रन की लीड थी, पर जो जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने खेला था, वो लाजवाब बात थी। और इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की जो दिग्गजों से भरी बॉलिंग लाइनअप थी, जिसमें स्टार थे, हेजलवुड थे, पैट कमिंस थे, नेथन रॉय थे, इनको उन्होंने पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर दिया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी विकेट ले तो ले किस तरीके से। हालांकि उनकी विकेट गई, पर उन्होंने बहुत ही लाजवाब इनिंग्स खेली दोनों ने। अब ऑस्ट्रेलिया के पास लीड थी 33 रन। अब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आता है और फिर वो बनाता है 294 रन, जिसमें उनकी जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो थे स्टीव स्मिथ। यहाँ पे मोहम्मद सिराज 5 विकेट लेते हैं, शार्दुल ठाकुर 4 विकेट लेते हैं और वॉशिंगटन सुंदर 1 विकेट लेते हैं। अब इंडिया को चौथी पारी में चाहिए थे 328 रन ये मैच को जीतने के लिए। ये मैच लगभग उसी प्रकार था जिस प्रकार का मैच थर्ड टेस्ट मैच में हमको देखने को मिला। इस मैच में भी हमें आखिरी दिन 300+ रन चाहिए थे जीतने के लिए। अब इंडिया के बैट्समैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल आते ओपनिंग करते हैं। चौथे दिन का जो लास्ट सेशन था, तब कुछ ओवर्स खेलने के लिए इंडिया को आना पड़ा था, और तभी रोहित शर्मा आउट हो गए थे और इंडिया को तब बहुत बड़ा झटका लग गया था। अब आखिरी दिन इंडिया को 300 से ज्यादा रन चाहिए थे और अब सिर्फ 9 विकेट उनके हाथ में थे। ना विराट कोहली थे, ना हनुमा विहारी, ना ही रविचंद्र अश्विन और ना ही रविंद्र जडेजा। अब पांचवें दिन इंडिया बैटिंग करने आता है। उनके दोनों आते हैं प्लेयर शुभमन गिल और वन डाउन चेतेश्वर पुजारा। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के बीच एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप होती है। शुभमन गिल
बड़ी तेजी से 91 रन बनाते हैं, पर वो अपना मेडन सेंचुरी, जो उनका मेडन शतक था, वो नहीं बना पाते और 91 रन बना के वो नेथन लॉरेंस का शिकार हो जाते हैं। चेतेश्वर पुजारा के साथ फिर अजिंक्य रहाणे उनका साथ देने आते हैं और अब अजिंक्य रहाणे, हालांकि अगर आप जब स्कोर कार्ड देखिए तो अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ बनाए थे 24 रन, पर जो उनकी पारी थी वो 24 रन की जो पारी थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने वो 24 रन सिर्फ 22 गेंदों में बनाए थे और जो मोमेंटम था, वो थोड़ा सा जो मोमेंटम था वो इंडिया की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर लिया, कि वो बहुत तेजी से रन आए थे। फिर अजिंक्य रहाणे आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा के बीच में पार्टनरशिप होती है। फिर चेतेश्वर पुजारा 56 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर मयंक अग्रवाल आते हैं, मयंक अग्रवाल भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर आखिरी सेशन में हमें लगभग 15 ओवर में रन बॉल की जरूरत थी। फिर ऋषभ पंत का साथ देना आते वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर 29 बॉलों में 22 रन बना के अपना काम कर देते हैं और आखिर में ऋषभ पंत 89 रन की नाबाद पारी खेलकर इंडिया को जीत की दहलीज तक आखिर में पहुंचा ही देते हैं। पर जब वो आखिरी शॉट मारते हैं, जो एक स्ट्रेट ड्राइव जैसे एक शॉट मारते हैं जिसमें वो चौका चले जाता है और इंडिया वो मैच जीत जाता है। और उसके बाद जो कमेंट्री में जो बहुत ही ज्यादा फेमस डायलॉग कहते हैं कमेंटेटर्स, कि गाबा का जो घमंड था वो अब इंडिया ने तोड़ दिया था। ये 32 साल बाद गाबा को किसी ने उनके ग्राउंड पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया को गाबा में 32 साल बाद किसी विदेशी टीम ने हराया था, जो कि बहुत ही बड़ा लैंडमार्क था और बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात थी इंडिया के लिए। मैं आपको लेके जाना चाहूंगा थर्ड टेस्ट मैच में, जहाँ पे मैथ्यू एड ने कहा था इंडिया गाबा आ भी क्यों रहे है भाई, क्योंकि वहां पे तो हम कभी हारे नहीं पिछले 32 साल में, और इंडिया तो वहां पे जाके हारने ही वाली है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखकर सब आश्चर्यचकित हुए हुए हैं, क्योंकि वो मोमेंट बहुत ही सही था। और उसको देख के मुझे एक बात याद आई, कौन कहता है गाबा में 328 चेज नहीं हो सकता। एक इंटेंट तो तबीयत से दिखाओ यार, और वही इंटेंट दिखाया था टीम इंडिया ने जब 328 चेस करने उतरी। और शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली 91 रन की, वो बहुत ही बढ़िया थी। और उन्होंने जो सिक्सेस मारे मिचेल स्टार्क को, बहुत ही बढ़िया लगे। और उसके बाद इंडिया की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा, ऐसा सच में लग रहा था कि वहां पे दीवार आके खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो अपने बॉडी पे ब्लो लिए जा रहे थे। कभी उनको चेस्ट पे बॉल लग रही थी, कभी उनके थंब पर, कभी एल्बो पर, लेकिन वो डटे रहे। हमने देखा उन्होंने जो पार्टनरशिप रची, पहले शुभमन गिल के साथ और बाद में ऋषभ पंत के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उन्होंने जो विकेट बचाए रखा अपना, वो बहुत ही काम का चीज थी लास्ट में। और बाद में जब वॉशिंगटन सुंदर आए तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, 22 रन बनाए ताबड़तोड़। और ऋषभ पंत तो भाई थे ही, और बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे उस मैच में। जैसे मतलब पहले पहले उन्होंने अच्छे से ब्लॉक भी किया गेंद, और जैसे ही चांस मिला हिट भी किया उन्होंने। और पूरा माहौल जो था वो बहुत ही देखने लायक था। और मैंने तो वो पूरा टेस्ट मैच देखा भाई। भले ही मेरा लास्ट के दिन नेट खत्म हो गया था, मैंने फिर से डाला है 2-3 बार, लेकिन वो मैच देखा था। और जो आपने कमेंट्री की बात की कि टूटा है गाबा का घमंड 32 साल बाद, वो बहुत ही सही थी। जैसा पिछले बार हुआ था ना 2011 के वर्ल्ड कप में, इंडिया लिव द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, वैसा सेम मोमेंट वो जनरेट हो चुका था। और उसके बाद जो इंडिया घूमी अपना तिरंगा लेकर ग्राउंड पे, वो पूरा विजुअल्स मैंने देखे, और बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए भी और हमारे कंट्री के लिए भी। जी हाँ, अभी भी अगर मैं कभी सोशल मीडिया पे वो क्लिप फिर से देखूँ, तो फिर भी वो जो, अभी भी वो जो गूज बम्स है वो मेरे अंदर दौड़ने लगते हैं। मुझे अभी भी वो खुशी होती है, अभी मेरे चेहरे पे वो स्माइल आती है जब मैं वो विजुअल देखता हूँ, ऋषभ पंत चौका मारते हैं
कमेंटेटर में बहुत बढ़िया लाइन बोलते कमेंटेटर, फिर बाद में ऋषभ पंत तिरंगा लेके पूरे ग्राउंड में घूमते हैं। पर ये जो टेस्ट सीरीज थी ना, वो ना ही बल्कि इंडिया के लिए, पर टेस्ट फॉर्मेट के लिए, रिवाइवल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि देखिए, ये टेस्ट सीरीज के बाद जो टेस्ट टेस्ट मैचेस को जो प्यार मिला है लोगों से, क्योंकि जो इंडिया है ना, इंडिया की जो पब्लिक है, मतलब जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो बहुत ही बड़ी है। अगर इंडियन फैंस किसी एक चीज को अपना प्यार देने लग जाए, तो वो चीज को बड़ा होना ही होना है। और ये टेस्ट सीरीज के बाद जो प्यार टेस्ट फॉर्मेट को इंडियन फैंस ने किया, उससे टेस्ट टेस्ट फॉर्मेट का भी रिवाइवल हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है टेस्ट फॉर्मेट का भी। पर इसके बाद हमें पता चला कि टेस्ट में मजा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर एक घंटे में चीजें चेंज होते रहती जी हाँ। और जैसे कि आपने रिवाइवल की बात की, तो वो मुझे याद आता है जब बेन स्टोक्स ने जब एशेज में हराया था ऑस्ट्रेलिया को लास्ट विकेट, एक विकेट से, तब से जो मतलब इंटरेस्ट जनरेट हुआ टेस्ट में, वो बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद ऋषभ पंत ने जो किया थर्ड टेस्ट मैच और फोर्थ टेस्ट मैच में, और उसके बाद मतलब एक बहुत ही ऐसा टेस्ट मैच जो था बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के साथ, और उसमें जब काइल मेयर्स ने 200 मारे अपने डेब्यू पर, वो भी मैच मतलब सेम इसी टाइप का था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी मैच था। और उस समय भी उनको बहुत ज्यादा रन चेस करने थे, 300 से ऊपर, और वो भी स्पिनिंग ट्रैक और बांग्लादेश में बांग्लादेश के स्पिनर के सामने। है। जी हाँ। पर इस टेस्ट मैच में जो कुछ इम्पोर्टेंट बात थी इसमें था कि हमने जैसे हमें थर्ड थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच में हमें मैच्योर ऋषभ पंत नजर आए थे। इसके पहले मतलब ऋषभ पंत ने जो अगले 5-6 महीने में किया, वो काफी काफी काबिले तारीफ चीज है। पर जो उसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी थर्ड टेस्ट मैच के साथ। उसमें हमें एक अलग ही ऋषभ पंत नजर आया। वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उन्होंने गेंदों को ब्लॉक किया, स्पिनर की बॉलों को सम्मान दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, पिच को रीड कर रहे थे। और उसके बाद जो उन्होंने नेथन लॉयन के खिलाफ जो उन्होंने बैटिंग की, छक्के पे छक्के लगाए जा रहे थे, नेथन लॉयन को एक बार सेट हो गए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने 50 रन बनाए और जल्दी आउट होके चले गए, उन्होंने एक अच्छी लंबी पारी खेली। और वही फॉर्म उसी तरीके से उन्होंने फोर्थ टेस्ट मैच में दिखाया। पर जो फोर्थ टेस्ट मैच में बात थी, थर्ड टेस्ट मैच में हमने देखा कि किस तरीके से हनुमा विहारी ने बॉल को अपने ऊपर खाए, अश्विन को बॉल लगे जा रहे थे। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से चेतेश्वर पुजारा ने फोर्थ टेस्ट मैच में किया। चेतेश्वर पुजारा को अपने कंधों पे, अपने हेलमेट पे, अपनी बॉडी पे इतने बार बॉल लगे थे कि हम काउंटिंग ही भूल गए कि कितने बार उनको उन्होंने जो बॉल थी वो जानबूझ के अपने शरीर पे खाई। ऐसा नहीं कि वो डक नहीं कर सकते थे, वो बैट नहीं ला सकते थे बीच में। पर उनसे जब ये पूछा गया कि आप बार बार अपने शरीर के वो बॉल क्यों खा रहे थे, तो उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि अगर मैं बैट से उसको डिफेंड करने जाता, क्योंकि तो ऐसा हो सकता था कि मेरे बैट को लग के या मेरे ग्लव्स को लग के मैं कैच आउट हो जाता। और वो टाइम पे मेरी टीम ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं कैच आउट हो जाऊं, इसलिए वो बार बार जानबूझ के खुद की बॉडी पे बॉल खा रहे थे, जिससे जो हमारी रिस्पेक्ट है उनके लिए वो और भी बढ़ जाती है कि एक प्लेयर खुद को पूरी तरीके से अपनी टीम के लिए निछावर कर देता है, पूरी तरीके से सैक्रिफाइस कर देता है खुद को अपनी टीम के लिए। हाँ, और चेतेश्वर पुजारा के लिए तो ये आने वाला फाइनल उनके लिए वर्ल्ड कप जैसा होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं जो कि टेस्ट है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉडी पे ब्लो लिए, वो तो मतलब हम बयान नहीं कर सकते, इतना भयानक वो मूवमेंट था। ऐसा देखने की इच्छा नहीं हो रही थी, उनको लगे जा रहा है हेलमेट पे, कभी थंब पे, कभी एल्बो पे, कभी चेस्ट पे, लेकिन वो डटे थे वहां पे। और उनकी जो फेविकॉल वाली पारी थी, जो उन्होंने मतलब सबको इकट्ठे जमाए रखा, शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप की, बाद में अजिंक्य रहाणे के साथ थोड़ी पार्टनरशिप हुई, और लास्ट में ऋषभ पंत के साथ भी जो पार्टनरशिप हुई, उसमें चेतेश्वर पुजारा का मतलब काम यही था कि विकेट बचा के रखो और दूसरे एंड वाले को
चांस दो कि वो मार सके। जी हाँ, जितना इम्पोर्टेंट शुभमन गिल का ऊपर से अटैक करना था, ऋषभ पंत का नीचे से अटैक करना था, उतना इम्पोर्टेंट था कि चेतेश्वर पुजारा वहाँ पे जमे रहे, ताकि एक एंड से विकेट जो सेफ रहे और दूसरे एंड से ये दोनों मारते रहे। तो कुछ इस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया। और इस बार ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर भी थे, पर इंडिया के पास ना ही विराट कोहली थे, ना ही रोहित शर्मा थे, ना जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, केएल राहुल भी इंजर्ड होके चले गए थे। मतलब इतने सारे नाम है, और इनमें से ये जो सभी नाम है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जाने वाले हैं। तो आप समझ पर सकते हैं कि इतने लोग इंजर्ड हो चुके थे कि इतने लोग इंजर्ड हुए थे कि हम उनकी अलग से प्लेइंग 11 बना के खिला सकते थे। और इतने प्लेयर इंजर्ड हो चुके जो थे। कि इंडिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 भी रही। जी हाँ। तो कुछ और इस हम तरह एक बात तो भूल ही गए, प्रथम जी मतलब जो बॉलर थे उनका तो हम भूल ही गए। मतलब जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर ने विकेट लिए, जी नटराजन ने जो बॉलिंग की, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी, जो स्मिथ का विकेट उन्होंने लिया था। लेकिन उस मैच में जब सेकंड इनिंग आई तब सिराज के 4 विकेट थे और शार्दुल के भी 4 ही विकेट थे और एक लास्ट विकेट बचा था। और तब मतलब ऐसा जब आया तो दोनों सोच रहे होंगे कि कब गेंद हाथ में आती है और मैं अपना फाइफर कंप्लीट करता हूँ। लेकिन जब सिराज ने अपना फाइफर कंप्लीट किया तो हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर बहुत ही ज्यादा खुश थे और मोहम्मद सिराज से भी ज्यादा वो खुश दिखे हमें। और शार्दुल और ठाकुर ने कैच पकड़ा था। जी हाँ। जी। और उस थर्ड टेस्ट मैच में जो हमने बात की थी कि मोहम्मद सिराज को रेशियल अब्यूज किया गया था, सेम चीज फोर्थ टेस्ट मैच में भी हुई थी। और इस टेस्ट मैच में जो हुआ था, अजिंक्य रहाणे ने किस तरीके से रिएक्ट किया था इन सब चीजों पे, आपको उसके बारे में सौरभ बताएंगे कि कितना बढ़िया वो इंसिडेंट हुआ था। मोहम्मद सिराज, हाँ, जो कि आपने कहा वो स्टोरी है जब मोहम्मद सिराज खड़े थे बाउंड्री पर और वहां से आ रहे थे रेशियल अब्यूज। तब मोहम्मद सिराज गए अपने कैप्टन के पास, अजिंक्य रहाणे के पास। अजिंक्य रहाणे गए अंपायर के पास, तो अंपायर ने बोला अगर आप चाहते हैं तो आप ये मैच छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन तब अजिंक्य रहाणे कहते हैं हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हम क्रिकेट को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर जाना ही है तो आप उनको निकाल सकते हैं क्योंकि वो क्रिकेट की रिस्पेक्ट करने यहाँ पे नहीं आए हैं। जी हाँ। और ये बहुत ही, जब हमने हमने भी ये इंसिडेंट पढ़ा था, ये जो बात है थर्ड टेस्ट मैच, मतलब थर्ड टेस्ट मैच जब चल रहा था, तब इस बात का खुलासा हुआ था कि मोहम्मद सिराज को मंकी ये टर्म यूज करके उनको रेशियली अब्यूज किया गया। तो तब वार्निंग दे चुके थे, वार्निंग दे दी गई थी, पर फोर्थ टेस्ट मैच में भी सेम इंसिडेंट हुआ। तो इसके बाद फिर ये जब हमने इंसिडेंट पढ़ा कि किस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने रिएक्ट किया, वो पढ़ने के बाद भी हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये टेस्ट सीरीज में मतलब इतनी सारी चीजें हुई, इतनी अलग अलग चीजें हुई कि हमें भी अभी वो रिकॉल करने में इतना टाइम लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हुए, किसी को रेशियली अब्यूज किया गया। और रेशियली अब्यूज किया गया था जो मोहम्मद सिराज को, तो इससे ये फायदा हुआ था कि जो टीम बॉन्डिंग थी इंडिया की, वो और भी बढ़ गई थी। जी हाँ। और बात करने जाए तो ये टेस्ट मैच की बातें खत्म नहीं होगी क्योंकि इतने सारे चीजें एक साथ होना, मतलब देखने के लिए आंखें आतुर हो चुकी थी कब अगला टेस्ट मैच, कब अगला टेस्ट मैच। जी। और उसके और बाद फिर ये सीरीज के बारे में जितनी बात करे उतना कम हो जाएगा। लेकिन कभी तो हमको रुकना पड़ेगा हमारे शो में, तो हम अभी यही रुकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो सीरीज थी वो तो हो चुकी थी, लेकिन अब फिर भी इंडिया को जीतने के लिए, मतलब फाइनल में पहुंचने के लिए अभी भी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी क्योंकि आगे आने वाला था इंग्लैंड इंडिया में। और तब इंडिया को हराना था इंग्लैंड को। और इंडिया के मतलब कॉन्फिडेंस में तो बहुत हाई था, लेकिन
क्या होने वाला था वो टेस्ट सीरीज में, वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसी शो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले ये आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरे और सौरभ की ओर से आप सभी का धन्यवाद।